गुड मॉर्निंग क्लास। बहुत सारे लोग नहीं आए हैं या क्लास जल्दी स्टार्ट हो रही है? चलिए, लास्ट क्लास में हम आर्टिकल 35 तक पढ़ चुके थे। हाँ, अच्छा, उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आया। क्या क्या चीज़ें बताया आपने? एक तो है एनआरआई, एक था हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और एक था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, एनआरआई के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता है एनआरआई क्या चीज़ है या एनआरआई कौन होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं पर कुछ रीजंस के, जैसे कि एडुकेशन के लिए या फिर किसी जॉब के लिए विदेशों में हैं, ठीक है, और ये हर छः वर्ष में कम से कम एक बार भारत विजिट कर लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ष से अगर 7वां वर्ष हुआ तो फिर इनके लिए समस्या हो सकती है, इनका जो नागरिकता है भारत से वो समाप्त हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हर 6 वर्ष में भारत वापस आ जाता है एजुकेशन या जॉब के पर्पज से भारत से बाहर रह रहा है और जिसने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। दूसरा है ओसीआई। असल में बाद में इसको दोनों को मिला दिया गया है, ओसीआई और पीआईओ को, पर कुछ समय तक जब ये अलग था तब इसमें क्या डिफरेंस हुआ करता था? ओसीआई का मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? समुद्र पार जो दूसरे देशों में निवास कर रहे हैं, भारतीय समुद्री क्षेत्र से अदर दूसरे क्षेत्र में दूसरे देशों में निवास करने वाले लोगों को ओसीआई कहा जा रहा है। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? इसमें यह बताया गया है कि 1950 के बाद में ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में बस गए हैं, जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, ऐसे लोगों को हम ओसीआई की कैटेगरी में रखते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें 2 चीजें हैं, 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। ओसीआई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी समय पर भारतीय नागरिक हुआ करते थे, ये भारतीय नागरिक ही हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी नागरिकता या तो स्वेच्छा से छोड़ दी है या फिर एक लंबे समय से 6 वर्ष से ज्यादा समय हो गया इनको भारत से बाहर रहते हुए, इसलिए इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति जिनका नागरिकता का स्टेटस कैसा है? वो भारतीय नागरिक हैं। अपने जीवन काल में कभी ना कभी वो भारतीय नागरिक रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो विदेशी नागरिक हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं कभी भी भारत के नागरिक नहीं रहे हैं, जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, इनके वंशजों में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो, जिनके वंशज कोई चाहे पिता की तरफ से या माता की तरफ से कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के नागरिक, ठीक है। और कोई समस्या? किसमें? सुंदर पिचाई पहले भारतीय नागरिक थे, आईआईटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक के तौर पर ही पढ़ाई पूरी किए थे, अब विदेशी नागरिकता ले चुके हैं, वो ओसीआई में है। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है तो पीआईओ और ओसीआई को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। जिस समय तक, अच्छा, सुंदर पिचाई जब विदेश गए होंगे कुछ समय तक तो एनआरआई की कैटेगरी में थे, बाद में अगर वो भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं और पूरी तरीके से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, तब उनके पास ओसीआई कार्ड मिल जाएगा उनको। हाँ, देख रहा था कि जो भारत के जो सीमा से लगे हुए देश है ना, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, हाँ, उसमें उसको पीआईओ की कैटेगरी में, मतलब उन लोग के वंशज थे और बाद में जाके बस गए ना, हाँ, उसको पीआईओ के कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा था, मतलब क्योंकि वो लोग भारत में आके कुछ लाभ उठा सकते थे। देखो, बांग्लादेश हो गया, आपका भूटान हो गया और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र। पाकिस्तान वैसे एक इनेमी कंट्री के तौर पे देखा जाता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट नहीं देते हैं। आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो आपकी सीमा से लगे हुए हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि विदेश में जाने के लिए क्या क्या लगता है? एक तो वीज़ा लगता है, एक पासपोर्ट लगता है। लेकिन नेपाल जाने के लिए ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति
यहाँ तो बस का सर्विस भी चलता है, बस से ही बैठ करके नेपाल जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को कम किया हुआ है। उनमें एक नेपाल भी है, भूटान भी है, आपका बांग्लादेश भी है, ठीक है, म्यांमार है। म्यांमार के साथ भारत की पूरी सीमा लगती है, जहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज भारत में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ देश हैं भारत के आसपास जिनको इनमें से कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों में और कोई समस्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए एनआरआई रह सकता है, एनआरआई बनने के बाद अगर वो विदेशी नागरिकता लेता है तो ओसीआई हो जाएगा। ओसीआई रहते हुए उसके बच्चे होंगे विदेश में, उन बच्चों को क्या कहा जाएगा? पीआईओ कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके बच्चों के पास भारतीय नागरिकता कभी भी नहीं थी। उनके माता पिता भारतीय नागरिक थे जो कि ओसीआई की कैटेगरी में आएंगे, और उनके बच्चे किस में आ जाएंगे? पीआईओ। ठीक, चलिए आर्टिकल 35 तक हम पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें आपको जो जो याद है बताते चलिएगा। चलिए बिल्कुल वन लाइनर में क्वेश्चन पूछते चल रहा हूं, आप अपने चाहे तो नोट्स में से देख करके या जो जो आपको याद है बताते चलना। भारतीय संविधान की शुरुआत में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय जो संविधान में हमें मूल अधिकार मिले हैं, ये मूल अधिकार क्यों कहे जाते हैं? अधिकार तो बहुत सारे मिले हैं आपको जो कि मूल अधिकार से अलग भी हैं, लेकिन इन अधिकारों को जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं, इनको विशेष रूप से मूल अधिकार कहने के पीछे क्या लॉजिक है? ठीक है, ये तो मूल अधिकार का डेफिनेशन हो गया, लेकिन अधिकार तो बहुत सारे हैं, इनको विशेष रूप से इनको ही मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? सबसे पहली चीज, क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है, संविधान में उल्लेखित है, इसीलिए संवैधानिक अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है। दूसरी चीज, संविधान में विशेष रूप से मूल अधिकार का दर्जा इनको दिया गया है, मूल अधिकार के रूप में इनको वर्णित किया गया है, इसीलिए ये मूल अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा कोई और रीजन है क्या? जैसे कि कुछ रीजन दिए गए हैं, संविधान में उल्लेखित होते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के पूर्ण विकास के, संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, इसलिए भी इनको मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा संसद इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है, इसीलिए ये मूल अधिकार है। संसद को सामान्य परिस्थितियों में इनके खिलाफ काम करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको मूल अधिकार कहा जाता है। क्या ये न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्राप्त है? ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता है, मतलब आप इसके लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसीलिए भी इनको मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा भारत में मूल अधिकारों की मांग कब से की गई है? तो इसमें से 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है 1928 का ईयर, 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा लाया गया था? नोट्स में जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है उसमें सिर्फ नेहरू रिपोर्ट लिखा गया है। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट को कौन लेकर के आए थे? मोतीलाल नेहरू लेकर के आए थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ये नेहरू रिपोर्ट लेकर के आए थे। उसके बाद में 1931 में कराची अधिवेशन था, उस समय भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो टोटल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? आर्टिकल्स को छोड़ दे तो 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार, सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट शिक्षा संस्कृति, नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसी मूल अधिकार के अंदर जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30, ये विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको छोड़ करके वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। आपातकाल के दौरान कौन कौन से आर्टिकल्स समाप्त नहीं हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में से? 20 और 21 समाप्त कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन से आर्टिकल को
संविधान की आत्मा कहा जाता है? इन मूल अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 32। जब मूल अधिकार आत्मा की बात कर रहे हैं तो और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको संविधान की आत्मा कहा जा रहा है? एक तो हमने बात किया आर्टिकल 32 को, इसको किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने 32 को संविधान की आत्मा माना है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना को नेहरू जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट डीपीएसपी। प्रस्तावना को नेहरू जी ने आत्मा कहा है या फिर संविधान सभा ने इसको संविधान की आत्मा कहा था? नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट है डीपीएसपी को ऑस्टिन। एक और चीज रह गया आपका फंडामेंटल राइट, इसको किसने कहा था? नेहरू जी ने इसको संविधान की आत्मा माना है। क्या कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार छोड़ सकता है? क्या आप चाहें तो स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार छोड़ सकते हैं, जैसे कि नागरिकता छोड़ सकते हैं वैसे ही? याद रखिएगा, भारत में नागरिकता जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमको जन्म से प्राप्त हैं, लेकिन इसको कभी भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। नागरिकता को चाहें तो छोड़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12 किस चीज की परिभाषा बताता है? राज्य की परिभाषा बताएगा। राज्य में क्या क्या चीजें शामिल है? संसद शामिल है क्या? संसद राज्य की कैटेगरी में शामिल है? आर्टिकल 12 पढ़े थे भाई, राज्य की परिभाषा। क्या क्या चीजें शामिल थी उसमें? संसद शामिल है, राज्यों के विधानमंडल जिसमें विधानसभा विधान परिषद है शामिल है, उसके बाद में भारत के जो लोकल अथॉरिटीज हैं, पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, ये शामिल हैं। इसके अलावा जो पीएसयू की कैटेगरी में आते हैं वो सभी भारत के राज्य के शब्द राज्य की कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। क्या जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राज्य की कैटेगरी में शामिल है? जुडिशरी जो है इसमें राज्य की कैटेगरी से इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, आपके नोट्स में आपने जहां जहां कुछ चीजें मेंशन की हैं वहां पे अगर इसमें से कुछ नए पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको तो नोट कर लीजिएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राज्य की परिभाषा से बाहर है, इनको राज्य नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि राज्य के निर्णयों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर ये खुद राज्य की कैटेगरी में आएंगे तो राज्य का संरक्षण, राज्य के खिलाफ कोई अपील जो है उसकी सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को या पूरी न्यायपालिका को। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा से बाहर है। LIC राज्य है। जितने हमने महारत्न पढ़े थे, सेल, गेल, भेल, ONGC, ये सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल 13, किस चीज के डेफिनेशन बताई गई थी? यहाँ पे विधि की परिभाषा बताई गई थी, डेफिनेशन ऑफ लॉ। उसके अलावा कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स किस समय से पहले किस समय के बाद लागू माने जाएंगे या इसमें किस तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 14, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के अंदर। समानता के अधिकार में जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो ये इसमें एक शब्द मिलता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों ही अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, ये लाइन किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। विधि के समक्ष समानता से अलग कुछ लोगों को समानता के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, विदेशों में हमारे जो राजदूत हैं उनको। ठीक है, और कुछ ऐसे पद हो सकते हैं जिनको कि संविधान अलग अलग समय पे इसमें शामिल करें। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15, कौन कौन से आधार बताए गए थे? अच्छा, आर्टिकल नंबर 15 किस चीज से डील करता है? डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से संबंधित है। भेदभाव नहीं किया जाएगा ये बताया गया है। भेदभाव कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। कौन कौन से?
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान था या निवास था? जन्म स्थान। जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके अलावा कोई भेदभाव करने का आधार बन सकता है क्या? बन सकता है। संविधान में चाहे तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं। ठीक है, संविधान में चाहे तो इसको किसमें से कुछ जोड़ा सा जा सकता है या कुछ हटाया जा सकता है। फिलहाल इसके अलावा अगर कोई आधार बनता है उसको यहाँ पे भेदभाव का आधार माना जा सकता है, जैसे कि हमारा निवास। निवास के आधार पर हमको भेदभाव देखने को मिलता है जब भी कोई सरकारी वैकेंसी आती है तब। नेक्स्ट था आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में या सरकारी जॉब के लिए अवसर की समानता। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे। अवसर की जब समानता की बात करते हैं तो इसमें कई सारे एक्सेप्शन हमने पढ़े थे आर्टिकल नंबर 16 में, जैसे कि महिलाओं के लिए हम इसको कहेंगे लिंग के आधार पर भेदभाव या लिंग के आधार पर उनके लिए विशेष आरक्षण। इसके अलावा निवास के आधार पर, इसके अलावा वर्ग के आधार पर, ये सभी जो है आधार बनते हैं विशेष संरक्षण देने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 17 कौन सा था? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। छुआछूत में कुछ एक्ट हमने पढ़े थे, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1955। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के चीजें हो सकती हैं। कुछ उपाधि होते हैं और कुछ सम्मान सूचक उपाधि होते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल के अंदर एक तो कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो कि उनके सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, दूसरा है कुछ सम्मान सूचक उपाधि जो कि सरकार के द्वारा या एजुकेशन में या जॉब के द्वारा आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसी उपाधि जो कि सामाजिक स्थिति से संबंधित है, ये वैलिड है क्या? जैसे कि राय बहादुर हो गया, राय साहब हो गया, सर हो गया, ये सभी उपाधि अब वैलिड है क्या? नहीं है। सामाजिक स्थिति से संबंधित जो उपाधियां थी वो अब वैलिड नहीं है। सम्मान सूचक उपाधि या एजुकेशन से संबंधित उपाधि जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया या फिर प्रोफेसर हो गए, ये सभी उपाधि वैलिड है। इसके अलावा सेना में जो उपाधि दी जाती है ये भी वैलिड है। इसके अलावा सम्मान सूचक जैसे कि पद्म पुरस्कार मिलने से पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, ये सभी टाइटल मिलते हैं, ये वैलिड हैं। ठीक है, तो इतने जो टाइटल हैं वो आपके उपाधियों के अंतर्गत वर्तमान में लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर विदेशों से कोई उपाधि लेनी है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये इतने आर्टिकल्स हैं जो कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अंदर हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने कौन कौन से आर्टिकल्स देखे थे? कितने आर्टिकल्स को शामिल किया गया है? 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल नंबर 19 में क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 में बहुत सारे क्लॉज और सब क्लॉज भी थे। इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कुछ क्लॉज में अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक है? 6 तक है या 7 तक है? आर्टिकल 19 के जो क्लॉज हैं वो 6 तक हैं। 19(1) के अंदर जो क्लॉज हैं वो कहाँ तक हैं? 19(1) A, B, C, D, E, F और G, इतने इसमें सब क्लॉज दिए गए हैं। ठीक, 19(1) में क्या है? 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कई सारे और स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले 19(1) A में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति। 19(B) में सभा बुलाने का अधिकार। 19(1) C में संघ निर्माण की आजादी है। D में कहाँ पे घूमने का अधिकार है या बसने का अधिकार है? घूमने का अधिकार है। E में बस जाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, कहीं पे निवास का अधिकार है। F में संपत्ति का अधिकार था। G में रोजगार का या अपनी आजीविका के लिए कोई काम करने का अधिकार है, किसी भी तरीके का रोजगार करने का अधिकार है।
19(1)(a) का एक्सेप्शन कहाँ पे दिया गया है? किन किन आधारों पे आपके बोलने की आज़ादी को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, अगर आपके बोलने से, आपकी अभिव्यक्ति से सामाजिक, पब्लिक ऑर्डर हो गया, किसी व्यक्ति के सम्मान के खिलाफ, जिसको हम मानहानि कहते हैं, या देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी बात करने पर, संविधान या न्यायपालिका के खिलाफ बात करने पर, ये कुछ ऐसे आधार हो सकते हैं जब आपके बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। सभा करने का अधिकार या कोई सभा अरेंज करने का अधिकार, इसके खिलाफ जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं? 3 में। नेक्स्ट, संघ बनाने की आज़ादी, इसका जो एक्सेप्शन है, कौन कौन से कंडीशन में संघ निर्माण नहीं कर सकते या आपके जो संघ या यूनियन है उसको समाप्त किया जा सकता है, इसके अपवाद कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पर हैं? 19(4) में। घूमने की आज़ादी का अपवाद 19(5) में। बसने की आज़ादी का अपवाद 19(5) में। संपत्ति समाप्त हो गया है। आजीविका का अपवाद कहाँ पे है? 19(6) में। ठीक, अच्छा, इनमें से कौन कौन सा अगर बात करें तो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है इसके अपवाद के रूप में शामिल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता क्या एक रीजन है? भारत की संप्रभुता और सुरक्षा क्या ये एक रीजन हो सकता है आपके आर्टिकल 19 को समाप्त करने के लिए? एक रीजन है ना भाई। भारत की सुरक्षा संप्रभुता के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो 19(1)(a) समाप्त हो सकता है। न्यायालय की अवमानना, ये भी एक रीजन हो सकता है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर एक रीजन बन सकता है। शिष्टाचार और सदाचार, ये भी एक रीजन बन सकता है। शिष्टाचार, सदाचार, हमने ज्यादातर जगहों पे ये दो तीन पॉइंट हैं, कॉमन मिलेंगे आपको। शिष्टाचार और सदाचार। मानहानि, ये भी हो सकता है एक रीजन। इसके अलावा अपराध बढ़ाने के लिए, जैसे कि हिंसा या दंगे बढ़ाने के लिए कोई भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो ये भी एक रीजन बन सकता है। विदेशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त करने वाले बयान, ये भी एक रीजन बन सकता है। इसके अलावा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार, ये भी एक रीजन बन सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 20, दोष सिद्धि से के विरुद्ध संरक्षण। जब दोष सिद्धि की बात आती है तो इसमें कुछ कानून बताए गए थे। आर्टिकल नंबर 20, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, इसमें यह बताया गया है कि आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उसमें कौन सी तिथि से आपके क्रिमिनल चार्जेस को काउंट किया जाएगा। जैसे कि इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण। जैसे कि आपने कोई क्राइम आज की डेट में किया है और नेक्स्ट मंथ कोई कानून बन जाता है। अगर चोरी की गई है इस महीने अगस्त 2023 में, इसके खिलाफ कोई कानून बनता है सितंबर 2023 में। भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण, इसमें 2-3 चीजें बताई गई है। सबसे पहला है कोई क्राइम अगर आज की डेट में किया गया है, इसके खिलाफ अगर कुछ लॉ बनते हैं जो कि अगले महीने या अगले साल बनते हैं, क्या आपको उन कानूनों के हिसाब से सजा मिलेगी? नहीं। एट प्रेजेंट जिस समय पे जो क्राइम किया जा रहा है उस समय पे जो वर्तमान लागू कानून है उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 20 में एक और प्रोविजन है, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, एक काम के लिए एक बार सजा मिलेगी। सपोज व्यक्ति जो है वो 2 बार कोई मर्डर करता है, अलग अलग के लिए अलग अलग सजा मिलेगा या एक ही बार सजा मिलेगा? अलग अलग सजा मिलेगा। हमने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और हत्या करता है, चोरी के लिए अगर उसको सजा कंप्लीट कर चुका है उसके बाद हत्या की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पे
अगर चोरी या हत्या का सजा भुगतते हुए मान लीजिए उसके केस में फैसले की सुनवाई हुई, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, और सपोज यहाँ पे 6 माह की अधिकतम सजा हो सकती है, जेल में रहते हुए उसको ऑलरेडी 2 माह हो चुके हैं, 2 महीने बाद उसके केस में फैसला आया, तो अब उसको कितने महीने की सजा और भुगतनी है कंप्लीट करने के लिए? 4 माह की सजा और कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस तरीके से वो उसकी जो 6 माह की सजा है वो कंप्लीट हो गई। सपोज यहाँ पे इसको 10 वर्ष की सजा होनी थी, 10 वर्ष की सजा में से इसके केस के सुनवाई होते होते इसको 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष बाद केस का फैसला आया, अब इसको कितना समय और बिताना पड़ेगा जेल में? 8 वर्ष। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि फैसला आने के बाद ये देखा जाएगा कि वो कितना सजा ऑलरेडी काट चुका है। अगर उसको फिर से 10 वर्ष की सजा मिली तो इसका मतलब है कि उसको डबल पनिशमेंट मिल रहा है, एक ही क्राइम के लिए उसको डबल पनिशमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट हमने इसी में आर्टिकल 20 में पढ़ा है खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21 काफी ब्रॉड एक आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अलग अलग समय पे संशोधन करके बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताते चलना कि ये राइट टू लाइफ के अंदर है या नहीं है। प्रदूषण रहित वातावरण आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। जीवन की रक्षा, आप अपने जीवन की रक्षा करें, ये आपका अधिकार है, ठीक है। उसके अलावा सोने का अधिकार, गोल्ड नहीं है, स्लीप वाला सोने का अधिकार बताया जा रहा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। विदेश यात्रा का, जीवन साथी चुनने का अधिकार। आहार या भोजन पाने का अधिकार, यह भी राइट टू लाइफ के अंदर है। आश्रय पाने का अधिकार। एकांत कारावास, मतलब आप चाहते हैं कि आपके सेल में, अगर जेल हुई है तो आपके जो सेल मिला है आपको उसके अंदर कोई और ना हो। एकांत कारावास भी आपका राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर इसको शामिल किया गया है। कई बार ये देखा जाता था कि एक ही सेल में बहुत सारे कैदी अगर हैं तो कुछ लोग आदतन जो अपराधी है वो दूसरे जो नया नया गया है उसको परेशान करते थे, कभी कभी उसकी हत्या भी हो जाती थी, मारपीट करते थे। इसी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेले सेल में रहना चाहता है उसको एक अलग सेल प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा अगर करते जाएंगे तो हर एक कैदी अपने लिए एक पर्सनल सेल की डिमांड करते हैं। वैसे जो भाई आप और हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर गलती से सेल में पहुंच गए पुलिस हवालात में, तब तो आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको पता ही नहीं उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके हाँ जेलर से डिमांड कर सकते हैं या फिर अपने वकील के थ्रू कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं। उनको रीजन बताना पड़ता है कि क्यों आपको अलग से सेल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21 में कुछ और भी है क्या? 21 में कुछ ऐड किया गया था, 21A। इसमें क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। कब ऐड किया गया था इसको? 86वां संविधान संशोधन 2002। ये जो राइट टू एजुकेशन है वो आपको 3 जगह पे मिलेगा, मतलब इसी एक संविधान संशोधन से आपका जो राइट टू एजुकेशन है इसको 3 जगह पे ऐड किया गया था। ये तो आपका फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन हो गया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21A। इसके अलावा इसी को ही राइट टू एजुकेशन को आपका कहां पे शामिल किया गया? और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको शामिल किया गया है। ये कहां पे आपका? आर्टिकल नंबर 51A। हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 51A। इसमें भी आपका राइट टू एजुकेशन है। यही संविधान संशोधन था, यही वर्ष था, ठीक है। वहां पे ये बताया गया है कि माता पिता या गार्जियन का जो कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा आर्टिकल आपका डीपीएसपी जो है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वहां पे भी एक आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है। डीपीएसपी में राइट टू एजुकेशन, इसमें भी शामिल किया गया है इसी संविधान संशोधन से, इसी वर्ष में, ठीक है। डीपीएसपी भी कंटिन्यू करेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें से ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन कहाँ पे है? मतलब है तो कई सारी जगह पे, लेकिन विशेष रूप से इसको जब अमेंडमेंट करके लाया गया था तो कितने जगह पे किया गया था? 3 जगहों पे। आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट में, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी में, इसके अलावा डीपीएसपी में। संविधान संशोधन नंबर कौन सा था? 86वां संशोधन था। वर्ष कौन सा था? 2002, वर्ष 2002।
नेक्स्ट था आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध। ये जो आर्टिकल नंबर 22 था, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। आर्टिकल नंबर 22 एक तो बात करता है गिरफ्तारी किस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में गिरफ्तारी की बात की जा रही है, लेकिन एक है क्राइम के बाद और एक है क्राइम से पहले, क्राइम करने के पहले। क्राइम करने के बाद जो गिरफ्तारी होती है वो तो सामान्य गिरफ्तारी है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत, पर्याप्त सबूत हैं तो सामान्य रूप से गिरफ्तारी होती है। यहां पर जो क्राइम करने से पहले जो गिरफ्तारी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी काम को होने से प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और क्योंकि यहां पे सजा देने के लिए इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। पनिशमेंट से बना है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, क्राइम प्रूव हो गया है, इसको सजा दिया जाएगा, ये कंफर्म है, लेकिन क्राइम हुआ नहीं है, इसको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे गिरफ्तार कर सकते हैं? ऐसा माना जाएगा कि वो जो है आदतन अपराधी है और किसी विशेष मौके पर ये कोई क्राइम ना करे, इसीलिए इसको क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 में ये दो चीजें थी। नेक्स्ट था आर्टिकल नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल्स थे? आर्टिकल नंबर 22 या 3? 23 और 24। 23 में क्या था? बलात्, श्रम, बेगारी और अवैध व्यापार, अवैध मानव व्यापार। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स्ड लेबर या फिर अनपेड लेबर, ये तीन चीजों के लिए विशेष रूप से आर्टिकल 23 रखा गया है। आर्टिकल 24 किसमें क्या बताता है? चाइल्ड लेबर, बाल श्रम से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 25 किस संविधान आपके कौन से फंडामेंटल राइट का हिस्सा है? धर्म से संबंधित जो अधिकार हैं वो आर्टिकल नंबर 25, 26 और कहां पे है? 27, 28, 29 में है क्या? 29 में क्या चीजें हैं? अल्पसंख्यक वाले जो अधिकार हैं 29 और 30 में शामिल हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 25, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर है? 25, 26, 27 या 28? 25। आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है? आपको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और इसमें जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आप उसको हमेशा कैरी कर सकते हैं। ठीक, इसमें हिंदू के अंदर 25 के अंदर हिंदू धर्म भी शामिल है और हिंदू धर्म के अंदर किसको शामिल किया गया है? बौद्ध, जैन और पारसी, सिख। कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंफ्यूजन का स्कोप जहां जहां पे बनता है, एक था हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से शामिल हैं और एक था अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर कौन शामिल है। हिंदू अपने आप में एक धर्म है, लेकिन कुछ ऐसे धर्म है जिसको कि हम हिंदू के अंदर ही मानते हैं, जैसे कि सिख हो गया, बौद्ध और इन तीनों को ही हिंदू धर्म के अंदर काउंट किया जाता है। अल्पसंख्यक में किसको शामिल करते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, उसके अलावा बौद्ध, जैन और पारसी। ये जो 6 हैं इनको विशेष रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसमें सबसे लेटेस्ट किसको शामिल किया गया है? जैन को। क्या कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है? बालिग होने से पहले या बाद में? बाद में। बालिग होने से पहले अगर चेंज करना चाहें तो माता पिता की अनुमति से ही चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट था आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें कुछ विशेष प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट आपका किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए
टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये बताया गया है। और अगर टैक्स लिया, जो सरकारी जो टैक्स है, जो टैक्स का पैसा है, अगर उसको उपयोग किया जा रहा है तो उसको धर्मनिरपेक्ष होकर के यूज किया जाएगा। सभी धर्म की अभिवृद्धि के लिए यूज किया जा सकता है, किसी धर्म विशेष के लिए यूज नहीं करेंगे, ये बताया गया है 26 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, प्रवेश, धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश या वहां पे एजुकेशन की बात की गई है। अगर कोई, अच्छा केसेस इसमें क्या क्या हमने पढ़े थे, सपोज कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, कोई धार्मिक स्कूल है जहां पे टोटल फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, तो पूरी फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि पूरी तरीके से सरकारी पैसे से बना हुआ है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे पार्शियली या आंशिक तौर पे सरकारी पैसा लगा हुआ है तो दी जा सकती है, पर स्टूडेंट्स की या जो छात्र हैं वहां पे उनकी सहमति जरूरी है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो दी जा सकती है, पर वहां पे भी स्टूडेंट्स को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कुछ केस हो सकते हैं आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। नेक्स्ट, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमने पढ़ा था। यहां पे ये बताया गया है कि माइनॉरिटीज जो है वो अपने हितों के संरक्षण के लिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 30 में इनके प्रशासन का अधिकार बताया गया था। भारत में अल्पसंख्यक किनको माना जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, टोटल कितने कैटेगरी हैं या टोटल कितने ऐसे समूह हैं जिनको अल्पसंख्यक माना गया है? 6। इनमें सबसे लेटेस्ट है जैन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। समाप्त करने के बाद कहां फिट कर दिया इसको? आर्टिकल नंबर 31। अब इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है कहां पे है? 300A में। क्या ये फंडामेंटल राइट रह गया है? नहीं। संवैधानिक अधिकार रह गया है क्या? संवैधानिक है, यस सर। बाकी इसके अलावा कोई और तरीका है जिसमें हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि कानूनी अधिकार कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, पर क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में पूछा गया है तो ये संवैधानिक अधिकार है, ये ज्यादा बेस्ट आंसर है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा है, जैसे कि क्वेश्चन आप चाहें तो अटेम्प्ट करेंगे कि संपत्ति के अधिकार के विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह एक प्राकृतिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, या यह एक कानूनी अधिकार है? यह एक संवैधानिक अधिकार रह गया है। इसके बारे में थोड़ा सा एक और टेक्निकल चीज है, अगर आप शेड्यूल 9 को ऐड करने के पीछे का रीजन जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में सेकंड स्टेटमेंट है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, स्टेटमेंट 1 था संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये तो ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसे एक साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसीलिए इसको कहां डाला गया था? शेड्यूल 9 में। नेक्स्ट आर्टिकल 32 हमने पढ़ा था, किस चीज के बारे में बात करता है 32? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों में किस चीज की चर्चा है? रिट। रिट क्यों लाए जाते हैं? रिट की जरूरत क्यों पड़ती है? आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, इसको वापस प्राप्त करने के लिए रिट की जरूरत पड़ती है। रिट कौन ला सकता है, मतलब रिट के लिए आदेश कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब बात करें रिट, जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर है, इसके लिए विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। हाई कोर्ट को किस आर्टिकल से पावर मिलता है? 226। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें टोटल कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं आर्टिकल 5 के अंदर? 5 प्रकार के। कौन कौन से थे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर
परमादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा। आप में से जितने लोग इन पांचों का बिल्कुल प्रॉपर डिफरेंस बता पाएंगे, हाथ उठाओ। आप नीचे कर लो, आप भी नीचे कर लो, आपसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई ऐसे जो इन पांचों का प्रॉपर क्या है इसमें और क्यों है, या इसमें क्या क्या किस तरीके से ये पांचों एक दूसरे से अलग हैं, अगर ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं तो हाथ उठाओ। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? परमादेश, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, जिनको इसमें से कोई एक पता है वो बता दो, या तो फिर इंडिविजुअली पूछना शुरू करेंगे। और या तो इसका मतलब है कि क्लासेस का कोई मतलब नहीं रह गया, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो। कौन सा बताना चाहोगे आप? अच्छा, ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ये पता चल रहा है आपको? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय है? राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ये जो आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, किस चीज के हिस्से में, कौन सा हिस्सा है ये इस राज्य व्यवस्था का? कौन से भाग के अंदर पढ़ा जा रहा है इसको? संविधान नाम की एक किताब है, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं इसको। संविधान के किस भाग में आर्टिकल 32 है? बताओ, शुरू से कर रहे हो? पॉलिटी की क्लास आपको ही पूछ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 32 संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में नागरिकता है क्या? क्या चीज है भाग 3 में? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। आपके पीछे आप फंडामेंटल राइट्स पूरे क्लासेस कंप्लीट किए थे। आर्टिकल नंबर 32 कौन से अच्छा, आर्टिकल नंबर 32 इसका जो फंडामेंटल राइट है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? 32 को जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, वैसे ही 32 किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 5 अधिकार पढ़े थे, 5 रिट के बारे में पढ़े थे। इनमें से कोई एक जो आपको लगे कि आपको याद है? अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बंदी मतलब क्या है? बंदा बंदी वाला, लड़का लड़की वाला? तो हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी अपराधी को या जिसको गिरफ्तार किया गया है सशरीर उपस्थित करना। आपके पीछे इनमें से बचे हुए 4 में से कोई बताना चाहेंगे? प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? हाँ, मना करना। किस चीज से मना करना? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मना करना है कोई काम करने से। ऐसा ही है क्या? या अपने पास कोई केस मंगाना है तब प्रतिषेध रिट का यूज करेंगे? अब बताना कौन सा चाह रहे थे, प्रतिषेध या उत्प्रेषण? उत्प्रेषण
उत्प्रेषण में क्या है? मना करना। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। और अपने पास कोई केस मंगाना है तो परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? इनका सिंपल सा जो शाब्दिक अर्थ है वो पता था आपको? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, अच्छा, परमादेश का मतलब आदेश देना, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमने क्या पढ़ा था? जो टेबल आपने फ्रेम किया था, एक टेबल चार्ट बनाया था, उसमें क्या लिखा था हमने? सशरीर उपस्थित करना। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब हम मना करते हैं। उत्प्रेषण का मतलब हमें सूचना दीजिए या जो कोई केस है उस पर काम करना बंद कीजिए, उसको हमारे पास भेजिए। नेक्स्ट है क्वो वारेंटो, किस अधिकार से? यहां पे आपको अधिकार पूछा जा रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या सशरीर उपस्थित करना, ये किस कंडीशन में यूज किया जाता है? कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जब आपको इस रिट की जरूरत पड़े? अच्छा, आप बताओ किस कंडीशन में ये इस रिट की जरूरत पड़ सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की जरूरत कौन से कंडीशन में पड़ सकती है? थोड़ा जोर से बोलो। जैसे 24 घंटे के अंदर कहां प्रेजेंट करेंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? पता तो है, थोड़ा सा उसमें डाउट है, मतलब कंफ्यूजन है। सीधे किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप आदेश लेकर के आएंगे कि आपको प्रस्तुत किया जाए। कहां प्रस्तुत करना है? लोअर कोर्ट में, या जो भी जिले में कोर्ट है, जो सबसे लोअर कोर्ट है जहां पे प्राथमिक तौर पे हमको प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है पुलिस को, वहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। परमादेश का मतलब क्या है मैडम? किस मतलब पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग करने की कंडीशन में? ठीक है। प्रतिषेध का मतलब किसको रोकना है? जो दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रतिषेध रिट किसी सरकारी ऑफिस को के किसी कर्मचारी के खिलाफ ला सकते हैं? किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिषेध रिट लेकर के आ सकते हैं, उत्प्रेषण रिट ला सकते हैं, परमादेश ला सकते हैं। किसी सरकार, सपोज आपकी सरकारी जॉब लग गई है, कोई व्यक्ति आपके काम से खुश नहीं है, ठीक है, आपके खिलाफ कौन कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं? एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके खिलाफ कौन कौन से रिट इसमें से जारी हो सकते हैं? परमादेश जारी कर सकते हैं आपके खिलाफ में, या किसी व्यक्ति के खिलाफ आप जारी कर सकते हो जो कि सरकारी पद पे काम कर रहा है लेकिन काम ठीक से नहीं कर रहा है। कौन कौन से रिट हैं जिसको कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं? देखो उस टेबल में लिखा होगा किसके खिलाफ जारी हो सकता है। 2 जगह लिखा होगा आपने सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, 2 जगह लिखा होगा न्यायपालिका के खिलाफ, मतलब न्यायिक अधिकार है। दिखाओ, जो टेबल था उसमें सब चीज नोट किए था आप? अपने नोट्स में आप खोज पा रहे हो कि आपने कहां लिखा था? अपने इस टेबल में ही आप खोज पा रहे हो कौन सी चीज कहां लिखे थे आप? जैसे कि सेकंड पॉइंट आपने नोट किया है, किसके खिलाफ जारी हो सकता है? राज्य और आम नागरिक के खिलाफ। फिर परमादेश में आपने लिखा है सरकारी अधिकारी के खिलाफ। थर्ड उत्प्रेषण में आपने लिखा है न्यायालय जो है, वरिष्ठ जो है वो अधीनस्थ के खिलाफ जारी कर सकता है।
और अधिकार पिच्छा में आपने लिखा है सरकारी अधिकारी के खिलाफ। मैंने यही चीज़ आपसे पूछा है कि किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कौन कौन से रिट जारी हो सकते हैं। परमादेश जारी हो सकता है, उत्प्रेषण, देखो उस टेबल में, उत्प्रेषण रिट जारी हो सकता है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ। आप उस अपने नोट से वापस रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, या कुछ समस्या आ रहा है इस चीज को समझने में? समझ में आया था? अच्छे से नहीं आया था तो कब पूछोगे फिर? बताओ इसमें से कौन सा ऐसा रिट है जो कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ला सकते हैं? कौन सा? परमादेश और अधिकार पिच्छा। न्यायपालिका, प्रतिषेध और उत्प्रेषण कौन किसके खिलाफ लाएगा? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, मान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है तो कौन किसके खिलाफ लाएगा? हाई कोर्ट आदेश दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है? सर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में से? हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट आदेश देगा लोअर कोर्ट को। ठीक, क्या ये वाकई में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाया था? इस पे और समय देने की ज़रूरत है क्या? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि इसमें और आपको समय मिलना चाहिए, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया था? अगर कुछ समझ नहीं आया था तो भी हाथ उठाओ, कुछ समझ में आ गया था तो भी हाथ उठाओ। कितने लोग को समझ में आया था? कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया था? और जिन लोग हाथ नहीं उठाए थे उन लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो समझ में आया है या तो नहीं आया है। ये बीच वाला क्या कंडीशन है? उनको पता ही नहीं। आपको पता चल रहा है कि आपको समझ में आया था नहीं आया था करके? आपको समझ में आया था? अच्छा, आप नहीं आए थे, आपके बाजू वाले को आपको समझ में आया था? आप दोनों ही हाथ नहीं उठाए थे, उनको आपको समझ में आया था? अच्छा, यहाँ पे देख के बताओ, ये चीज़ समझ में आया था? ऐसा कुछ शब्द सुने थे क्लास में? सुने थे? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? हाँ, सुना सुना लग रहा है? ये बताओ, इन पांचों के बारे में कुछ बता पाओगे? जैसे कि एग्जाम में एक प्रश्न पूछा है, आप ही बताएंगे इसका आंसर। ये पूछा है, किसी व्यक्ति को 24 घंटे की हिरासत के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। कौन से रिट के अंदर ये प्रावधान किया गया है? 5 रिट हैं, 5 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा रिट यूज करेंगे? किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। प्रतिषेध रिट के अंदर उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको पूछना है, मान लो अपने पद से ऊपर जाकर के कुछ काम कर रहा है, ठीक है, उसको ये पूछा जा रहा है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, कौन सा अधिकार, कौन सा रिट लगाएंगे उसके खिलाफ में? फिर से 5 ऑप्शन है। अच्छा, 24 घंटे के लिए तो प्रतिषेध रिट हो गया, बचे 4 ऑप्शन। कौन सा रिट यूज कर सकते हो? अधिकार पिच्छा, इससे ये पूछेंगे कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। कंफर्म? डाउट है? उत्प्रेषण रिट के बारे में कुछ बताओ। उत्प्रेषण रिट में क्या यूज होता है, मतलब किस तरीके से लाते हैं? पीछे सभी लोग आज ही एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं। आज कोई एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम के पहले का सिचुएशन है। यही चीज़ आपको 2 दिन पहले ही फेस करना पड़ेगा, या एग्जाम ऐसे ही चले जाएंगे, बस पेपर के दिन हाथ मुंह धो के नहा धो के बढ़िया चले गए, पेपर देख के भी यही कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो जो वहाँ फेस करने वाले हैं उसको पहले ही यहाँ फेस कर लीजिए।
कोई नीचे नहीं देखेगा अभी, वरना मेरे को पूछना पड़ता है आपसे, सब ऊपर देखते रहो अभी। आर्टिकल नंबर 20 में क्या लिखा है, क्या लिखा गया है? ट्वेंटी 21 बता दो। ट्वेंटी 9 में क्या लिखा गया? 30 में क्या लिखा गया? 31, 32, इनमें से पूरे फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी एक आर्टिकल बता दो और क्या लिखा गया है वो बता दो। टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? आर्टिकल को छोड़ दीजिए, टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 5, 6, 7, 8? बताओ टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार? नहीं याद आ रहा है? 5, 6, 7 या 8, 4 ऑप्शन है। चलो तुक्का ही मारना है आपको, कौन सा तुक्का लगाओगे? 6। संविधान की शुरुआत में कितने आर्टिकल थे, कितने फंडामेंटल राइट थे? आपको ही पूछा जा रहा है। मैं इस तरीके से चलते जाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ। आपसे ही पूछ रहे हैं। 7 आर्टिकल थे संविधान की शुरुआत में, वर्तमान में कितने हैं? शुरुआत पहला फंडामेंटल राइट कौन सा है? जयकारा लगाते हुए तो सभी जयकारा लगा लेते हैं एक साथ, आपको सेपरेट जयकारा लगाना है। बताओ पहला फंडामेंटल राइट कौन सा है, मूल अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार सुने थे? पहला है, कौन से नंबर का है? कॉपी पलटो, देख के बताओ पहला मूल अधिकार कौन सा है? मैंने शुरुआत में नोट्स देने का एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था कि आप लोगों को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो सके और आप क्लास में चीज़ें रिवाइज करें, याद करें, ठीक। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि वही चीज़ें मैं क्लास में लिखाता, जितनी चीज़ें उस 80-90 पेज के नोट्स में है वही चीज़ मैं क्लास में लिखाते रहता, आधा समय समझने में जाता, आधा समय लिखने में जाता। लेकिन मेरे को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिख रहा है कि पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। सेकंड कौन सा है? तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है मैम? धार्मिक। नेक्स्ट कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति। उनके बाजू में संवैधानिक उपचार में कितने उपचार दिए गए हैं? कितने रिट दिए गए हैं? कितने तरीके हैं जिनसे आपके अधिकार मिल सकते हैं वापस? 5। इनमें से एक आध बता दो। यही 5 रिट हैं या इनमें कुछ और ज़्यादा कम हो सकता है? यही 5 रिट हैं। उत्प्रेषण रिट में क्या है? कॉपी में देखो क्या लिखे थे उत्प्रेषण रिट के बारे में, जो टेबल हमने, अच्छा कल क्लास में थे? कल नहीं थे? आपके बाजू में कल क्लास में थे आप? टेबल में देखो उत्प्रेषण रिट में क्या नोट किया बताओ। हाँ, उत्प्रेषण रिट एक टेबल आपने ड्रॉ किया होगा कल, उसमें उत्प्रेषण रिट में क्या क्या बिंदु लिखे थे आपने? अच्छा, किसी को आपको समझाना है उत्प्रेषण रिट क्या होता है, क्या क्या बताओगे उत्प्रेषण रिट के बारे में? कौन किसको सूचना देगा? सुप्रीम कोर्ट सूचना देगा हाई कोर्ट को। क्या क्या बोलेगा उसमें? उस सूचना के अंदर किस तरीके से, मतलब क्या काम है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके पीछे उत्प्रेषण रिट की जरूरत कैसे पड़ती है मैम? सूचना देने के लिए या प्रमाणित करने के लिए।
किस चीज़ की सूचना मांगी जा रही है वहाँ पे? अच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंस है? प्रतिषेध में आदेश देते हैं और उत्प्रेषण में सूचना देते हैं। आपके बाजू वाले को बोलो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में क्या अंतर है? कल नहीं आए थे आप, बता पाओगे आप प्रतिषेध उत्प्रेषण में क्या अंतर है? प्रतिषेध में मना कर दिए, वहां तक ठीक है। उत्प्रेषण में फिर से मना करेंगे तो ठीक। इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? प्रोहिबिशन के अंदर अगर केस पर फैसला नहीं आया है उस समय तक क्या किया जा सकता है? प्रतिषेध रिट लगा करके उस पर सुनवाई बंद करेंगे ताकि उस पर कोई फैसला न दिया जाए। उत्प्रेषण रिट जब हम पढ़ रहे हैं, उत्प्रेषण रिट का उपयोग तब किया जाएगा जब केस पर फैसला आ चुका है लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं है, वापस सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मंगा सकता है अपने पास में ताकि उस केस की वैलिडिटी की जांच की जा सके, वो चीज़ या वो डिसीजन जो दिया गया है वो वैधानिक है या नहीं है, इस बात की चर्चा हो सके। इसलिए आपका उत्प्रेषण रिट को मंगाया जाता है, उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट न्यायालयीय रिट है या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिट है? न्यायालयीय रिट है। एक और न्यायालयीय रिट है, कौन सा है? प्रतिषेध, ये भी न्यायालयीय रिट है। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दो रिट हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? परमादेश और अधिकार पृच्छा। परमादेश का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है या ठीक से नहीं कर रहा है, उसको आदेश दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर काम को जो कि आपके अधिकार में है, जिम्मेदारी है, उस काम को परफॉर्म करें, उस काम को पूरा करें। और अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है। अधिकार और परीक्षा का मतलब यहाँ पे पूछना, अधिकार पूछा जा रहा है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके आर्टिकल 32 के अंदर कुछ ऐसे रिट हैं जिनके द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स वापस प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद में 33, 34 और 35, आर्टिकल 33, 34 और 35 संसद को फंडामेंटल राइट्स में कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर प्राप्त है? संसद को कानून बनाने का अधिकार किस संदर्भ में? फंडामेंटल राइट के संदर्भ में संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 35 में। किसी जगह पर मार्शल लॉ या सैन्य कानून जब लगेगा वहां के लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे या छीन लिए जाएंगे, ये किसके अंदर बताया गया है? मार्शल लॉ 34, सैन्य शासन। और 33 में क्या बताया गया है? कुछ ऐसे विभाग हैं या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका पद गुप्त रखा जाएगा या जिनका जो डेजिग्नेशन है उसको गुप्त रखा जाएगा और उनके जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो उस समय उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, रॉ हो गया, सेना के जो जवान हो गए, सेना में सभी आ जाएंगे ना, जल थल वायु सेना, या फिर बॉर्डर में जो वहाँ की जो लोकल सेना है उन सभी को इसके अंदर रखा जा सकता है। पुलिस के पास भी उनके कुछ अधिकार हैं जो कि कुछ अपने पद के दौरान, अपने पद पर रहने के दौरान उनको अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, वो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 33 के अंदर। फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस फंडामेंटल राइट के अंदर है? आर्टिकल नंबर 20, 32, 31, 33, आर्टिकल नंबर 32, 32 के अंदर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिएगा। 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। कौन से चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका होगा? भाग
3 कंप्लीट हो चुका है। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 नोट कर लीजिएगा। भाग 4 डीपीएसपी। भाग 4 डीपीएसपी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको बस नोट करते चलिएगा। भाग 4 या डीपीएसपी, इसमें सबसे पहला बिंदु है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें कितने तक आर्टिकल शामिल है? 36 से लेकर के 51 तक। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो भारत के जो संविधान सभा थी उन्होंने लिखा है, पर डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। चलिए इसमें आर्टिकल्स को फटाफट एक एक लाइन में नोट करना शुरू करेंगे। आर्टिकल नंबर 36, 37 इस तरीके से करते करते आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 12 के जैसा या आर्टिकल 12 के समान। आर्टिकल 12 कौन से भाग में है? भाग 3 में। राज्य की परिभाषा जो है आपने फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल था वहां पे पढ़ा था, वैसा ही डीपीएसपी का जो पहला आर्टिकल है वो भी राज्य की परिभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 इसमें नोट कीजिएगा, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इन्फोर्स करना, लागू करने के लिए दबाव डालना सरकार के ऊपर है कि वो चाहें तो डीपीएसपी के बारे में, जो डीपीएसपी में जो उनको निर्देश दिए गए हैं उनको लागू करें या ना करें। इनको लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। यही चीज बताया गया है 37 में कि डीपीएसपी मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता सरकार के ऊपर। आर्टिकल नंबर 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सरकार ऐसे काम करेगी, ऐसे कानून या ऐसे स्कीम्स बनाएगी जिसके द्वारा जन कल्याण हो सके, ये बताया है आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 में सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिएगा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक सामाजिक समानता के अंदर कई सारे बिंदु लिखे गए हैं। इसमें एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 39 इसमें एक
पॉइंट लिखा हुआ है सामाजिक समानता, और इस सामाजिक समानता को लाने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। इसमें से एक पॉइंट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है जहाँ से समान कार्य के लिए समान वेतन, सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में है? 39 में। नेक्स्ट है 39A, 39 के बाद में एक 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39A, समान न्याय, इक्वल जस्टिस और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, मतलब ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है तो उसको सरकार के द्वारा एक सरकारी वकील दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की स्थापना, ठीक है। कौन सा संशोधन किया गया इसके लिए? वर्ष बता रहे हो आप? 73वां और 74वां संशोधन था 92, 93 के समय में। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बुढ़ापा, बेरोजगारी या निःशक्तता, पीएच की बात की जा रही है, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं, इस केस की बात की जा रही है, निःशक्तता। कुछ दशाओं में ब्रैकेट में लिखा आपने बुढ़ापा, बेरोजगारी या निःशक्तता की स्थिति में सरकार से सहायता। नेक्स्ट आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, कार्य क्षेत्र में जिस भी जगह पर जो एम्प्लॉय हैं काम कर रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर हो गया या ऑफिस के अंदर, उसको बोला जा रहा है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में न्यायोचित और मानवोचित, कार्य क्षेत्र में न्यायोचित और मानवोचित न्यायोचित और मानवोचित दशाएं, कार्य क्षेत्र में न्यायोचित और मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है गर्भवती माताओं के लिए, आजकल कितने दिन का लीव का प्रावधान किया गया सरकारी जॉब वाले में? 6 माह का। ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया आपका? आर्टिकल नंबर 42 में। नेक्स्ट है 43, अब शुरू हो गया है। हाँ, मानवोचित मतलब जैसे कि इंसानों को अस्तबल में रख दिया गया सोने के लिए, क्या ये मानवोचित है? वो जगह मानवों के लिए नहीं है, मानव को मानवों की तरह ही ट्रीट करना, ये बताया है मानवोचित अधिकार के अंदर। ठीक है, उनसे पशु तुल्य अधिकार नहीं करेंगे। जैसे कि जनरली पुराने टाइम में जब सोसाइटी में जो भेदभाव वाला प्रचलन बहुत ज़्यादा होता था,
तब जो लोअर कैटेगरी के लोग होते थे, ठीक है, अगर कोई राजा किसी रास्ते से गुजर रहा है तो वहाँ पे कोई भी अछूत जनजाति, अछूत जाति का व्यक्ति वहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए, ये प्रोविजन था, ठीक है। ये क्या मानवोचित दशाएं हैं? नहीं है, उनसे आम मनुष्य के जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यही चीज़ एट प्रेजेंट या कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए कम से कम मानवोचित दशाएं मिलनी चाहिए। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई जहरीली गैस है, गैस निकल रही है, उस गैस चैम्बर के अंदर किसी व्यक्ति को अगर आप बिना सेफ्टी गियर्स के काम करवा रहे हो, क्या ये मानवोचित दशाएं हैं? नहीं है। उसको प्रॉपर मास्क, हेलमेट ये सब दे करके उससे काम करवाया जा सकता है। काम करना उनकी ड्यूटी है, पर जो सेफ्टी गियर इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, वो प्रोवाइड करना उस फैक्ट्री के मालिक की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसको कहा जा रहा है मानवोचित दशाएं। नेक्स्ट आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 में है निर्वाह मजदूरी, ऐसी मजदूरी जिसमें वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। निर्वाह मजदूरी, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ न्यूनतम मजदूरी। निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, ठीक। निर्वाह मजदूरी को हालांकि कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि मनरेगा में जो पैसा दिया जाता है उसको माना जाता है कि ये कम से कम निर्वाह करने के लिए इस किसी व्यक्ति को इतने पैसों की आवश्यकता पर डे हो सकती है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर अलग अलग जगह पे काम करने वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग वेजेस डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके लिए अभी के समय में कितने वेजेस हैं मिनिमम? कोई भी जो लोवेस्ट ग्रेड में भी अगर जो ज्वाइन करेगा उसके लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, उसके लिए आपको जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसमें जो वेतन वाला टॉपिक है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक हेडिंग रहता है वेतन कब कितना दिया जाएगा। तो हालांकि 2019 या कोविड के पहले पूरा वेतन दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में क्या कर दिया गया है, 70, 80, 90% का प्रोविजन है। अगर इस पूरे को छोड़ दे तो भी ये बताया गया है इसके अंदर कि किसी व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए। जैसे कि सपोज फिक्स कर दिया गया किसी सरकारी कर्मचारी को 19,000 रुपये प्रति माह मिलना ही चाहिए, तो चाहे किसी भी कितने लोअर ग्रेड में उसकी ज्वाइनिंग होती है तब भी उसको उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 19,000 से, ठीक है। उसके बाद में पे स्केल के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे जो 70, 80, 90% है, ये क्राइटेरिया अगर यहाँ पे लगाएंगे तब इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले वर्ष उसको 19,000 का सिर्फ 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष से पूरा 19,000 मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 43A, 43 के बाद में 43A औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। औद्योगिक प्रबंध में मैनेजमेंट की बात की जा रही है, औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। नेक्स्ट 43B, 43B सहकारी समितियां। 43 में आपने नोट किया है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, उसका एक सब क्लॉज है जो बाद में ऐड किया गया था 43A औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और नेक्स्ट है 43B सहकारी समितियां। नेक्स्ट 44 आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। क्या होता है यूसीसी या समान नागरिक संहिता, क्या होता है? विवाह और तलाक के जो नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जहां पे
अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग रूल्स हैं, धर्म के हिसाब से नियमों में भिन्नता है। जैसे कि हिंदुओं में हिंदू धर्म ज़्यादा करके एक पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पे जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो हालांकि आज के समय में तो लड़कियों को भी समान हिस्सा मिलना है, लेकिन जब ये प्रोविज़न लागू नहीं थे उस समय पे लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी। ये क्या है, आपके नागरिक संहिता का एक भाग है, मतलब हिंदू कोड बिल का एक प्रोविज़न है। हिंदुओं के लिए जो कोड बना हुआ है, हिंदू कोड, हिंदू धर्म के लिए, इसका एक हिस्सा क्या है कि पितृसत्तात्मक परिवार होने की वजह से यहां पे पिता की संपत्ति में प्रथम अधिकार किसका होता था, पहले पुत्रों का होता था। लेकिन अब इस प्रोविजन को समाप्त करके ये बता दिया गया है कि किसी भी बच्चे का उतना ही अधिकार होगा, जितने बच्चे हैं उतने ही भागों में संपत्ति बंटनी चाहिए। यहाँ पे लिंग के आधार पे जो असमानता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। ऐसा ही क्या कोई कोड मुस्लिम्स के लिए हो सकता है, क्रिश्चियंस के लिए हो सकता है, अलग अलग धर्मों के लिए ऐसे ही अलग अलग कोड हो सकते हैं, उनके धर्म से संबंधित कानून हो सकते हैं। भारत क्योंकि पूरे एक धार्मिक विविधता वाला देश है, यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि सभी धर्मों के लिए कुछ कानून ऐसे हों जो कि सभी धर्मों में समान रूप से लागू हों। जैसे कि संपत्ति से संबंधित कानून हो गए, चाहे आप किसी भी धर्म के पुत्र या पुत्री हों, उतना ही अधिकार जो किसी दूसरे धर्म में मिलता है वैसा ही अधिकार आपको अपने धर्म में मिलना चाहिए। ये बताया जाएगा यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। क्या आपको शादी या तलाक के लिए सभी में अलग अलग रूल्स हैं क्या? ठीक है, जिसको लेकर के अलग अलग समय पे विवाद भी आते रहते हैं। खास करके मुस्लिम में ट्रिपल तलाक का जो इशू था उसको दूर करने के लिए कई बार प्रोविजन किया गया है कि सभी धर्म के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएं, ताकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दे सके कि उनके में ये चीज आसान है, हमारे में ये चीज कठिन है। ठीक है, तो सभी में शादी के लिए इक्वल प्रोविजन होगा, तलाक देने के लिए इक्वल प्रोविजन होगा। अगर यूसीसी जो है वो देश में लागू हो जाता है तब। अभी लागू है क्या? नहीं है। कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया है, जैसे कि गोवा हो गया। ठीक, जहां पे धार्मिक रूप से विविधता कम है उस राज्य में संभव है इसको लागू करना, पर किसी प्रदेश में अगर किसी या पूरे देश में अगर इसको एक साथ लागू करने की बात करें तो इसको लागू करने में बहुत दिक्कत आने वाली है सरकार को। ठीक है, कोई भी धर्म जो है वो अपने रीति रिवाज को, अपनी प्रथाओं को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 45। वो भी शामिल हो जाएंगे। जैसे ही किसी दूसरे धर्म को आप हिंदू के अंदर शामिल करोगे वही कोड उनके ऊपर भी लागू हो जाएंगे। 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। और इसी को ही ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा नीचे, इसी में ही 86वां संशोधन सन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, शिक्षा के लिए हमने जो 3 चीज़ें 3 अलग अलग जगहों पे प्रावधान देखा था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। शिक्षा के बारे में सबसे पहला प्रावधान कहाँ पर है? 21A। नेक्स्ट प्रोविजन कहाँ पे है? आर्टिकल 45 के अंदर अभी हमने देखा। नेक्स्ट प्रोविजन कहाँ पे है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो 11th ड्यूटी है, ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, उसमें जो 11th नंबर का ऐड किया गया है, ये सभी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इन तीनों को ही किस समय लागू किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। वर्ष कौन सा था? 2002। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा 46। 46 पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता। नेक्स्ट 47 में है
पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य। 47 में पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट 48 कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। 48A वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। 48A वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट 48A तक हो गया, वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट है 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। लाल किला ऐतिहासिक धरोहर है। ताजमहल, किसी विशेष जनजाति की कोई विशेष संस्कृति, क्या ये ऐतिहासिक धरोहर है? कल्चर भी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। नेक्स्ट आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट है 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसमें से कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जो कि कई बार रिपीट होते हैं, उनको बस टिक कर लीजिएगा, जो कि आपको याद होने चाहिए। 39A सबसे पहला है 39A, जो ज़्यादा करके एग्जाम में पूछा जाता है। 39A 40 39A 40 43A 43A 44 45 51। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।